वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज 11 नवंबर 2020 है। दिन की शुरुआत करेंगे ऑस्कर वाइल्ड के कोट के साथ। आई हैव द सिंपलेस्ट टेस्ट्स, आई एम ऑलवेज सेटिस्फाइड विद द बेस्ट। राइट, उनकी चॉइस देखिए, ओनली द बेस्ट। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं, जो भी आप करें। राइट, ट्राई टू डू योर बेस्ट। राइट, एक्सपेक्ट बेस्ट। जो भी आप करें, एक्सपेक्ट बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट। सिंपल इज दैट। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। रोड बम्प्स, ये फाइनेंस कमीशन के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। फिर वैक्सीन होप, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इट्स अबाउट कोविड वैक्सीन ऑफ कोर्स। फिर पाकिस्तान की सिचुएशन को देखेंगे, कितनी क्रिटिकल है पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन। और लास्ट में हम बात करेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये ग्राफीन नाम का जो एक मटेरियल है, इसके बारे में लिखा गया एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। और फिर कुछ न्यूज़ आइटम्स भी हैं। तो डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन। बट बिफोर दैट, ए गुड न्यूज़, बिग दिवाली सेल इज़ ऑन ऑल आवर स्मार्ट कोर्सेस। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर आपको मिलेगा 50% फ्लैट डिस्काउंट। ऊपर से जब आप दिवाली 10 कोड का इस्तेमाल करेंगे, यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ। ये 17 नवंबर तक ही वैलिड है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रोड बम्प्स। 15th फाइनेंस कमीशन ने अपना जो एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट सबमिट कर दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खास करके नए स्टूडेंट्स के लिए। आपको ये समझना है कि फाइनेंस कमीशन जो है वो अपना रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को नहीं देता है, अपना रिपोर्ट पार्लियामेंट को नहीं देता है। अपना रिपोर्ट किसको देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और फिर प्रेसिडेंट साहब जो हैं इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में टेबल करते हैं। तो ये चीज़ पार्लियामेंट में टेबल करना यानी कि पार्लियामेंट में प्रस्तुत करते हैं, और फिर पूरे देश के सामने ये रिपोर्ट जो है वो आ जाता है। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट साहब को दे दिया है। और आपके लिए पहला प्रश्न, हमारे 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन का नाम क्या है? बताइए कमेंट सेक्शन में। नाउ, फाइनेंस कमीशन अपने रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट में क्या होती है? इसमें होते हैं उनके रिकमेंडेशंस। किस बात को लेकर रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं? जो टैक्स रेवेन्यू है, सरकार को जो टैक्स में पैसे मिले, जीएसटी में जो भी पैसे आपको मिले हैं, तो ये पैसे डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स दोनों की बात है यहाँ पर, सिर्फ जीएसटी की बात नहीं है। जीएसटी एक फेमस चीज़ है इसलिए मैंने जीएसटी कहा, लेकिन जो भी इनकमिंग मनी है, सिंपल लैंग्वेज में बात करें, रेवेन्यू यानी कि इनकमिंग मनी, जो भी पैसे आपने कमाए हैं, जो भी पैसे आपको टैक्स से मिले हैं, तो ये जो पैसे हैं इसका डिवीजन सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारों के बीच में कैसे किया जाना चाहिए, कितना परसेंटेज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा, कितना परसेंटेज राज्य सरकारों को देना चाहिए, ये रिकमेंडेशंस जो हैं वो फाइनेंस कमीशन अपने रिपोर्ट में सबमिट करता है। और ये रिकमेंडेशंस जो हैं वो आने वाले 5 सालों के लिए दिया जाता है, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट 2025-26। राइट, आने वाले 5 सालों के लिए ये अपना रिकमेंडेशन 15th फाइनेंस कमीशन ने प्रेसिडेंट साहब को दे दिया है। अब सरकार जो है उसके ऊपर डिस्कशन करती है। सरकार या तो इसको एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे। जो भी चीज़ें हैं वो आने वाले वक्त में हमें पता चल जाएगी। 14th फाइनेंस कमीशन ने जो अपना रिकमेंडेशन दिया था उसमें 13th फाइनेंस कमीशन तक ऐसा था कि सरकार के पास यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 32% राज्य सरकारों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता था, और बाकी का जो शेयर है वो अपने पास। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, हाउ मच, वी आर टॉकिंग अबाउट 68%, इज़न्ट इट? 68% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखता था, और बाकी के पैसे जो हैं वो राज्य सरकारों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन ने ये जो 32% है उसको इंक्रीज करके कर दिया 42%। लेकिन इसमें थोड़ी टेक्निकल चीज़ें भी हैं कि 42% जब कर दिया तो इसमें बहुत सारी ऐसी सब्सिडीज़, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स जो हैं वो फिर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर ट्रांसफ़र कर दी थी। बट एनीवे, 14th फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया था और जिसको एक्सेप्ट भी किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि 32 से 42% डिविजिबल पूल का जो परसेंटेज है वो इतना कर दिया।
दूसरा जो एक विषय जिसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन कर ली है, ख़ास करके डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस सीरीज़ में तो हमने बहुत बार इसके बारे में डिस्कशन की है। जीएसटी को लेकर जो इश्यूज चल रहे थे और एक नई पैटर्न जो हमें देखने को मिली है वो ये है कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेसेस और सरचार्जेस लगाए हैं। अब सेसेस और सरचार्जेस के बारे में एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जितना भी सेस का कलेक्शन होता है, जितना भी सरचार्जेस का कलेक्शन होता है, ये सारा का सारा कलेक्शन किसके पास रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसमें से 1 रुपया भी सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सेसेस और सरचार्जेस लगाए हैं और इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो पैसे जो हैं वो आए हैं, लेकिन जीएसटी कलेक्शन डाउन रहा है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, और ओवरऑल ट्रांजैक्शंस कम हुए हैं। बहुत सारी कंपनीज़ का प्रॉफिट, इंडिविजुअल्स का प्रॉफिट जो हैं प्रोफेशन में हैं, जॉब में हैं, तो बहुत सारे लोगों की इनकम जो है डिस्टर्ब हुई। तो ओवरऑल रेवेन्यू जो हैं, रेवेन्यू कलेक्शन कम हुआ है। तो फिर इसकी वजह से जीएसटी के कॉम्पनसेशन को लेकर भी काफ़ी इश्यू हमें देखने को मिला था। फिलहाल मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि ये इश्यू ऑल टुगेदर सॉर्ट आउट हो चुका है, लेकिन 22 स्टेट्स ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑप्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है उसके साथ अपनी सहमति इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर की है। दूसरी जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आगे चलकर इश्यू क्रिएट कर सकती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15th फाइनेंस कमीशन को ये बताया है कि आप कुछ 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 अनयूजुअल आइडियाज़ दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि डिफेंस और सिक्योरिटी का जो खर्च है उसमें भी राज्य सरकारों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। सेकंड चीज़ जो बताई है वो ये है कि इंसेंटिव उन्हीं राज्यों को मिलेगा जो राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बताए गए कुछ ऐसे रिफॉर्म्स, जैसे कि डीबीटी में अगर आपने रिफॉर्म किया और आपको पता होगा कि कैसे ये जो पैकेज, स्टिमुलस पैकेज जब डिक्लेयर किया गया था तो उसमें जो फिस्कल डेफिसिट की लिमिट है वो 3% से 5% कर दी, लेकिन उसमें भी कंडीशंस रखी गई है कि अगर आपने वन नेशन वन राशन कार्ड को इम्प्लीमेंट किया तो 0.5% आपकी जो स्टेट जीडीपी है, जीएसडीपी, उसके 0.5% तक की अमाउंट को आप मार्केट से बोरो कर पाएंगे। तो इस प्रकार की कंडीशंस भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखी और यहाँ पर फाइनेंस कमीशन को भी बताया। तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर आगे क्या होता है। रिकमेंडेशंस दिए, क्योंकि जो रिपोर्ट 15th फाइनेंस कमीशन ने प्रेसिडेंट साहब को सबमिट किया है उसकी डिटेल्स हमें तभी पता चलेगी जब इसको पार्लियामेंट में टेबल किया जाएगा, राइट। जो दक्षिण के राज्य हैं, सदर्न स्टेट्स, वो इस बात से चिंतित हैं कि अगर आप पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप 1971 की पॉपुलेशन या फिर 1971 का जो सेंसस का डेटा है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि उस टाइम पर सदर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी। अब अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से पैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ऐसा ही होता है तो सदर्न स्टेट्स को तो नुकसान होगा, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल में इनका योगदान काफ़ी अच्छा रहा है। अब एक ऐसा राज्य या फिर ऐसे राज्य जो अपनी पॉपुलेशन जिन्होंने कम की है तो आप उनको कम पैसे देंगे तो ये तो उनके साथ एक प्रकार से चीटिंग हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करने में कैंपेन्स चलाए और सक्सेसफुल रहे। तो इनफैक्ट उनको इंसेंटिवाइज किया जाना चाहिए रादर देन कटिंग देयर शेयर ऑफ फंड। द पैनल हैज़ डेडिकेटेड अ वॉल्यूम एंटायरली टू स्टेट्स। ये जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने एक वॉल्यूम जो है वो स्टेट्स के लिए डेडिकेट किया है कि अलग अलग स्टेट्स की डेवलपमेंट नीड्स क्या हैं, कस्टमाइज्ड एक प्रकार से एक वॉल्यूम जिसमें अलग अलग स्टेट्स की रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट, यू नो। तो इट्स अ गुड थिंग। तो ये एक नीश या फिर कह सकते हैं एक फोकस्ड तरीके से राज्यों की जो एक रिक्वायरमेंट है उसके बारे में भी इस रिपोर्ट में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें पढ़ने को मिलेंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द से जल्द इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में टेबल किया जाए, देश के सामने रखा जाए, राज्यों के सामने रखा जाए, ताकि इसके ऊपर डिबेट हो सके। अगर कोई इश्यूज़ हैं तो हम इनको सॉल्व कर सके, अगर कोई एंग्जाइटीज़ हैं तो इसको हम सॉर्ट आउट कर सके, ताकि राज्य सरकारें भी अपना बजट जो है वो इस रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करें। और मैं तो यही कहूँगा कि राज्यों के बिना जो हैं
राज्यों के बिना इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना नियरली इम्पॉसिबल है। डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में कल का ही एक टॉपिक था, आपको याद होगा, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात की थी। तो उसमें मैंने जो आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताए उसको आप राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, ये जो टॉपिक है उसके साथ कंपेयर करके देखिए कि क्या राज्य सरकारों के पास अगर रिसोर्सेस नहीं होंगे तो क्या देश की इकोनॉमी पिकअप अचीव कर पाएगी। द आंसर इज़ ऑफ कोर्स नो। कुछ फैक्ट्स आपको डीएफएनए के, कल के डीएफएनए के वीडियो में मिल जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। कोविड वैक्सीन के बारे में बात करें तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम है पिफिज़र। अब पिफिज़र का कहना यह है कि उन्होंने ये जो 2 डोज यानी कि 2 डोज में कोविड वैक्सीन की तलाश की है, मीन्स कोविड वैक्सीन जो हैं इन्होंने इन्वेंट कर ली है। और एज पर दिस कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी का कहना यह है कि 90% इफेक्टिव है। ये लास्ट स्टेज, जो लेट स्टेज ट्रायल है उसमें उन्होंने ये पाया कि 90% इफेक्टिव है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, एक ब्रेक थ्रू है। और आज तक हमारे इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतने कम टाइम में हमने कोई वैक्सीन या फिर कोई मेडिसिन जो हैं उसको इन्वेंट किया हो। तो अगर ज़्यादा डिटेल्स जब सामने आएगी, क्योंकि पिफिज़र ने अभी कुछ ही डिटेल्स हमारे सामने रखी हैं, लेट्स इमेजिन कि ये जो बता रहे हैं ऐसा ही हैं, और अगर 90% इफ़ेक्टिव हैं, अगर ये वैक्सीन जो हैं ये सच में हमें मिल गई हैं, तो अपने आप में ये एक मिराकल है। एक और चीज़ कि ये जो पिफिज़र हैं वो एक जर्मन फर्म के साथ, यानी कि बायोएनटेक नाम की कंपनी जो है उनके साथ मिलकर इस वैक्सीन को डेवलप किया है। और अभी इसका जो लॉन्ग टर्म सेफ्टी और एफिकेसी का टेस्ट है वो बाकी है, अभी इसको प्रूव होना बाकी है। लेकिन सो फार गुड, ये जो न्यूज़ है इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। दूसरी एक चीज़ इस पर्टिकुलर वैक्सीन के बारे में कि ये mRNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। अब इसका इस्तेमाल जो है, मीन्स हाउ इट वर्क्स, राइट। mRNA मेथड यूजेस फ्रेगमेंट्स ऑफ सिंथेटिक जेनेटिक मटेरियल। ये सिंथेटिक यानी कि मैन मेड जेनेटिक मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसको इंजेक्ट किया जाता है मसल सेल्स में, और इसकी वजह से फिर प्रोटीन्स जो हैं see here, let me read it out, right. The mRNA method uses fragments of synthetic genetic material which, when injected, instructs muscle cells to produce spike proteins associated with the coronavirus, prompting an immune response. जब ये सिंथेटिक जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट किया जाता है तो ये हमारे मसल सेल्स जो हैं उनको एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप प्रोटीन्स जो हैं, स्पाइक प्रोटीन्स को पैदा करें, और ये जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और कोरोना वायरस को ख़त्म करते हैं। तो इस प्रकार से ये mRNA टेक्नोलॉजी वो जो है वो काम करती है, या फिर मेथड जो है वो काम करती है। अब पिफिज़र का कहना यह है कि उन्होंने 15 से लेकर 20 मिलियन, कि इस साल के अंत तक ये 15 से 20 मिलियन लोगों के लिए ये दवाई जो है वो पैदा कर पाएगा। अब प्रश्न ये है कि अगर लेट्स से मैं यही मानकर चल रहा हूँ कि इन्होंने कोविड-19 वैक्सीन को 100% अचीव कर लिया है। ओके, अगर अचीव कर लिया है तो एक फैक्ट ये भी है कि इस वैक्सीन को आपको -70 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे कम तापमान में स्टोर करना पड़ेगा। नॉर्मल रेफ्रिजरेशन में आप इसको स्टोर करेंगे तो 5 दिनों के अंदर ये जो शॉट्स हैं वो तबाह हो जाएंगे या फिर स्पॉइल हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। तो भारत जैसे देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वी हैव टू हमारा जो ऑफ कोर्स भारत के पास एक इम्यूनाइजेशन को लेकर इंद्रधनुष और ऐसे जो पोलियो हैं और टीबी हैं, तो ऐसे बहुत सारे डिजीज़, मलेरिया एक्सेट्रा के लिए इंद्रधनुष प्रोग्राम भी हमारा काफ़ी सक्सेसफुल है। तो हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, हमारे पास सेटअप भी हैं, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज भी हैं। तो इतना कोई ख़ास बड़ा प्रॉब्लम मुझे भारत में नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ जगहों पर हमें कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी को सेटअप करना पड़ेगा, लेकिन आई एम श्योर वी आर केपेबल इन दैट थिंग। तो ये जो वैक्सीन है ग्लोबली अगर बात करें तो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कुछ चैलेंजेस पूरी दुनिया में हमें देखने को मिल सकते हैं।
दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि पी फिज़र अगर एक दवाई बना लेती है तो ये कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ये एक प्राइवेट कंपनी है, और अगर इनकी वैक्सीन जो हैं वो सच साबित होती हैं तो चिंता का विषय ये है कि भारत ने किसी भी प्रकार का रिजर्व जो है वो पी फिज़र के साथ, यानी कि कोई भी ऐसी डील एमओयू भारत ने साइन नहीं किया है कि अगर आपकी दवाई आप बनाते हैं तो आपकी दवाई हमें लेट्स से कि हमें 5 मिलियन 2 मिलियन 1 मिलियन वटेवर राइट इतने डोजेज हमें चाहिए। और ना तो पी फिज़र जो हैं ये WHO का जो कोवैक्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है जो दुनिया भर में हर एक देश में दवाई पहुंचाने की एक मुहिम है, या फिर एक ग्रुप है जो जिनका मेन लक्ष्य यही है कि हर एक देश में हर एक व्यक्ति के लिए ना सही लेकिन हर एक देश में दवाई जो है वो पहुंचाई जाएगी, ताकि जो कोरोना वॉरियर्स हैं सबसे पहले और जो सबसे वल्नरेबल लोग हैं उनको सबसे पहले डोज दिया जाए, उसके बाद धीरे धीरे करके दुनिया भर की पॉपुलेशन को कवर किया जाएगा। तो कोवैक्स का भी पी फिज़र जो है वो पार्ट नहीं है। तो इसको लेकर कोवैक्स एज वेल एज इंडिया को कुछ करना चाहिए, ऑफ कोर्स कुछ डील करनी चाहिए कि अगर आपकी दवाई प्रूवन हो जाती हैं तो हमें कुछ ऐसे डोजेस जो हैं मिलेंगे, या फिर आप हमें फार्मूला शेयर करिए और हम भी उसको प्रोड्यूस हमारे देश में कर सकें और इसका इस्तेमाल कर सकें। ऐसी कुछ डील भारत को करने की आवश्यकता है एज क्विकली एज पॉसिबल। फिर एक आर्टिकल मुझे मिला, एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है मिलेनियम पोस्ट। आई एम नॉट श्योर आप में से कितने स्टूडेंट्स ने इस न्यूज़पेपर का नाम सुना होगा, लेकिन न्यूज़पेपर ब्रांड्स के ऊपर मत जाइए। जो आर्टिकल लिखा गया है, कैसा लिखा गया है, किसने लिखा है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, क्या आपके सिलेबस के साथ मिलता हुआ ये टॉपिक है, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आप ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं तो डोंट वरी, मेरी इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये मेरा काम ही है। एंड आई एम ओके विथ इट, ओके इन द सेंस कि मुझे पता है कि क्योंकि एक लंबे टाइम से बहुत सारे आर्टिकल्स मैं पढ़ता आया हूँ और पढ़ता हूँ, तो आई कैन से सेफली से कि अब मैं माई आइज़ आर प्रो राइट ट्रेंड हैं कि एक बार आर्टिकल को देख लेता हूँ तो पता चल जाता है कि उसकी डिटेल्स। एंड आई एम श्योर ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आने वाले वक्त में आप भी ये चीज़ डेवलप कर पाएंगे और हो जाएगी। ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट। तो ये जो आर्टिकल है ये लिखा है शांतनु मुखर्जी साहब ने, और शांतनु मुखर्जी साहब कौन है? ये रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं और जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रह चुके हैं। उन्होंने लिखा है अपने आर्टिकल में कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स जो हैं ये अमटीन यानी कि ख़त्म नहीं होने वाले बहुत ज़्यादा लिस्ट, एक लंबी लिस्ट है प्रॉब्लम्स की। 23 अक्टूबर को FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा। इसको ब्लैक लिस्ट में रखने की आवश्यकता है, लेकिन एनीवे इसको फ़िलहाल तो ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। और जो नेक्स्ट मीटिंग होगी फरवरी में, उस टाइम पर देखा जाएगा कि पाकिस्तान को फिर से रिव्यू किया जाएगा और देखा जाएगा कि पाकिस्तान ने जेन्युइन कोई एक्शंस लिए हैं या नहीं। FATF ने टोटल 27 पॉइंट्स दिए थे कि पाकिस्तान को इन 27 चीज़ों के ऊपर काम करना है, लेकिन उसमें से पाकिस्तान ने 21 चीज़ों के ऊपर काम किया है। बाकी की 6 चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान का परफॉर्मेंस ना के बराबर है। और इसमें ख़ास करके आतंकवादियों की बात करें, उनको पनाह देना, उनको एक ब्रीडिंग ग्राउंड देना, उनको एक सेफ हेवन प्रोवाइड करना, ये पूरी दुनिया जानती है। मंगोलिया और आइसलैंड 2 देश हैं जिनको ग्रे लिस्ट में से रिमूव किया गया, लेकिन पाकिस्तान को तो इसमें रखा ही गया है। और जैसे मैंने आपको बताया फरवरी 20 और 21 फरवरी 2021 को जब नेक्स्ट प्लीनरी मीटिंग होगी तब पाकिस्तान का स्टेटस जो है उसको रिव्यू किया जाएगा। तो ये एक FATF का इश्यू है, एक तरफ इंटरनेशनल ग्लोबल प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इमरान खान की सरकार जो है वो भी काफ़ी प्रेशर में है। और सिचुएशन ये कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, ये जो प्रेशर था, ये जो FATF का प्रेशर है, ये एक एक्सटर्नल प्रेशर है। लेकिन दूसरे जो इंटरनल प्रेशर की बात करें तो डियर फ्रेंड्स, हुआ ये कि कैप्टन सफदार नाम के एक व्यक्ति हैं जो मरियम नवाज़ यानी कि जो नवाज़ शरीफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नवाज़ शरीफ की
जो बेटी हैं उनके हस्बैंड हैं, तो उनको गिरफ्तार किया गया, मीन्स उनको गिरफ्तार करने का एक आदेश दिया गया और पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने से मना कर दिया। जब मना कर दिया तो पता है वहाँ की आर्मी ने क्या किया। सिंध पुलिस ने जब इस चीज़ को करने से या फिर इनको गिरफ्तार करने से मना कर दिया तो आईजी मुश्ताक मुश्ताक अहार जो हैं आईजी हैं सिंध पुलिस के, तो उनको धमकी दी गई और उनके घर को घेर लिया और आर्मी ने उनको एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि थ्रेटन किया कि आपको ये करना ही पड़ेगा एंड थिंग्स लाइक दैट। तो आर्मी की ये जो दखलंदाजी है उसकी वजह से सिंध पुलिस ने प्रोटेस्ट कर दिया कि आप हमारे जो आईजी हमारे लीडर जो हैं उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। और ये एक बहुत ही डेंजरस चीज़ होती है किसी भी देश में, जब पुलिस जो आपके लॉ एंड ऑर्डर को संभालती हैं, अगर आपके यूनिफॉर्म्ड पर्सोनल जो हैं वो प्रोटेस्ट पर उतर जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि सिचुएशन आपके देश में बहुत ज़्यादा ख़राब है। और यही हुआ, आर्मी वर्सेस पुलिस, ये सिचुएशन हो गई पाकिस्तान की। जस्ट इमेजिन कीजिए कि अब चीज़ें अगर और ज़्यादा बिगड़ती हैं, अगर आर्मी लेट्स से कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वहाँ पर आपको पता है पीडीएम, और पीडीएम एक नया फ्रंट है, एक नया ग्रुप है जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये यूनाइट हो चुकी हैं और पाकिस्तान के जो इमरान खान हैं उनकी पार्टी और उनकी सरकार के ख़िलाफ़ बहुत सारी जगहों के ऊपर धरने हो रहे हैं, बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ उनकी सरकार के ख़िलाफ़ काफ़ी सारी बातचीत की जा रही है। इनफैक्ट आर्मी और आईसिस के बारे में भी, आईएसआई, लेकिन कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। आईएसआई जो हैं ये इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, उनकी एक खुफिया एजेंसी है, और आर्मी, इन दोनों को डीप स्टेट कहा जाता है। ये दोनों या फिर आर्मी जो हैं, एज़ फार एज आई नो आर्मी ज़्यादा ताकतवर हैं और उसके नीचे काम करती है आईएसआई और आईएसआई के नीचे काम करती है पाकिस्तान की सरकार। हमारे देश में या फिर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में सरकार जो है, जो लोगों के द्वारा इलेक्ट की गई सरकार है, वो सबसे ऊपर होती है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है वो रिपोर्ट करते हैं सरकार को। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, लोग प्राइम मिनिस्टर, एमपीज़, एमएलएज़ को इलेक्ट करते हैं लेकिन देश चलाती है आर्मी। तो पाकिस्तान की ये रियलिटी है। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर वहाँ पर ये जो पीडीएम ग्रुप हैं या फिर लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे और आर्मी अगर चाहें, आर्मी इनको रोकना चाहे तो भी नहीं रोक सकती, क्योंकि पुलिस उनको क्यों रोके। पुलिस वर्सेस आर्मी जैसी सिचुएशन हो चुकी है, तो गवर्नमेंट का कोई पुलिस के ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहेगा और गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रही है आर्मी। तो इमरान खान की सिचुएशन, उनकी सरकार की सिचुएशन जो है वो काफ़ी नाजुक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा उनके ऊपर ऑफ कोर्स। और इमरान खान काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, उनके बहुत सारे फेलियर्स भी हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने बातें बड़ी की, लेकिन पिछले 2 सालों में अगर आप देखें तो कोई ऐसा ख़ास उन्होंने परफॉर्मेंस जो है वो डिलीवर नहीं किया है। तो पाकिस्तान की सिचुएशन, ऐसा एक रेवोल्यूशन की आवश्यकता ही थी पाकिस्तान में। एंड आई होप कि ये जो पीडीएम है वो पाकिस्तान को एक जेन्युइनली डेमोक्रेटिक देश बनाए, एक ऐसा देश जिसमें रूल ऑफ लॉ हो, राइट, जिसमें आर्मी है, आईएसआई है, आज तक वो जो करते आए हैं ऐसा ना हो। क्योंकि जब ये आर्मी और आईएसआई चला जाएगा तो फिर वहाँ के लोग, उनके द्वारा इलेक्ट किए गए पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो भारत के साथ रिलेशनशिप डेवलप करने में आगे आएंगे और भारत भी फिर रिलेशनशिप और पूरे एरिया और पूरी दोनों देशों के लिए, दोनों देशों में रहने वाले सिटीजन्स के लिए यही बेस्ट है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर पार्टनर्स बनकर काम करें। अगर जर्मनी और यूके, जो एक समय पर जर्मनी और एक तरफ थे यूके, फ्रांस, राइट, दूसरे देश भी थे, लेकिन फ्रांस एंड यूके एक तरफ थे, यूरोप की बात कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ जर्मनी था। तो विश्व युद्ध 1, विश्व युद्ध 2 उन्होंने किया, राइट, एक दूसरे के सामने कितने बॉम्ब्स फेंके, कितने लोग मर गए, लेकिन आज दोनों देश, यूके और जर्मनी जो हैं वो पार्टनर्स हैं, मिलकर काम करते हैं। तो हमारे देश, दोनों देशों के बीच में तो ऐसी कोई सिचुएशन, इतनी ख़राब सिचुएशन नहीं हुई है, तो फिर हम क्यों पार्टनर नहीं बन सकते। देयर आर पॉसिबिलिटीज़, लेकिन उनके लिए आपको आर्मी और आईएसआई को हटाना पड़ेगा और उसकी जगह पर डेमोक्रेटिक
रियल डेमोक्रेटिक सरकार जो है वहाँ पर आनी चाहिए। फिर बात करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में। 2004 में एक इंटरेस्टिंग मटेरियल जो है इसको इन्वेंट किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के दो प्रोफेसर एंड्री गेम और प्रोफेसर कोस्तिया नोवोसेलोफ, इन दोनों ने 2004 में ग्राफेन को इन्वेंट किया और 2010 में उनको फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। अब ये जो ग्राफेन है इसको बहुत ही हार्ड मटेरियल ये हैं, राइट, डायमंड से भी ज़्यादा हार्ड हैं। सिंगल लेयर कार्बन एटम का बना हुआ है, हनीकॉम्ब लाइक, जैसे जो मधुमक्खी का जो एक नेस्ट होता है, जो जाला होता है, नॉट जाला सॉरी, मधुमक्खी का जो एक व्हाट वी से हनीकॉम्ब, राइट, हनीकॉम्ब का जो स्ट्रक्चर है होता है उसी प्रकार का दिखता है ये। और हमारा जो बाल है ह्यूमन हेयर से मिलियन टाइम्स ज़्यादा पतला है, लेकिन फिर भी स्टील से भी 200 गुना ज़्यादा ताकतवर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2003, लेकिन आई कैन कंफर्म कि ये 2004 में इन्वेंट हुआ था मैनचेस्टर में। और इसका इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर, इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी से, अच्छी कंडक्टिविटी है, स्टील से 200 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रोंगर हैं, थिन एंड लाइट वेट हैं, हाई थर्मल कंडक्टिविटी हैं, वेरी हाई ट्रांसपेरेंसी। तो इसका इस्तेमाल टच स्क्रीन डिवाइसेस में, पानी को फ़िल्टर करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की चिप और ये सारी चीज़ें बनाने के लिए, मेडिकल सेंसर्स और ड्रग डिलीवरी के लिए, एनर्जी स्टोरेज और कंपोजिट्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मैंने आपको बताया कि इसका इन्वेंशन कब हुआ, 2004 में। तो आज कितने, लगभग 16 साल हो चुके हैं। तो क्या हम ग्राफीन का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ये एक हाउस होल्ड नेम बन चुका है? द आंसर इज़ नो। तो क्या ये एक सिर्फ नोबेल प्राइज़ देने के लिए, या फिर क्या ये एक फेलियर है? द आंसर ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ फेलियर। एक बहुत ही सॉलिड मटेरियल है और 10,000 से भी ज़्यादा अलग अलग जगहों पर रिसर्च पेपर्स, इसके साथ जुड़े हुए रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए गए हैं। और हर साल बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं, बहुत मीन्स एक बहुत बड़े लेवल पर अलग अलग जगहों में इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। दैट्स अ गुड थिंग। नाउ द थिंग इज़ डियर फ्रेंड्स के जो ग्राफाइट है, ग्राफाइट जो हम हमारी पेंसिल में इस्तेमाल करते हैं, वो एक 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इसका। ग्राफीन जो है इसका 2D मटेरियल, इसका 2D मटेरियल है, राइट, इसका 2D स्ट्रक्चर है। तो इतना ज़्यादा इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? ये ओपनली मीन्स ईजिली अवेलेबल भी है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही रेयर है, इट्स ईजिली अवेलेबल। द प्रॉब्लम इज़ कि इसको एक मास प्रोडक्शन जो कहते हैं, बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना जो है, उसको फ़िलहाल ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। दैट्स द थिंग। लेकिन बहुत सारी जगहों पर काफ़ी सक्सेस भी मिला है। फॉर एग्जांपल, एक इटालियन हेलमेट बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है मोमो डिज़ाइंस। तो उन्होंने एक हेलमेट बनाई है, मीन्स हेलमेट वो बेच भी रहे हैं, जो कोटेड हैं, ग्राफीन से कोटेड हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, ज़्यादा सेफ़ हो गई है, और इसी के साथ साथ ये हीट को भी रिजेक्ट करती है। तो ये हेलमेट पहनना जो है मीन्स इट्स मच कूलर इन द सेंस कि आपको थोड़ी जो सफोकेशन या फिर गर्मी होती है, ऐसा नहीं होता है बिकॉज ऑफ दिस ग्राफीन। फिर एक रियल ग्राफीन नाम की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, और इन्होंने लिथियम बैटरी, ग्राफीन एनहेंस लिथियम बैटरीज बनाई हैं। तो इसका चार्जिंग टाइम जो है 1 आवर से कम होकर 20 मिनट्स हो गया है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में इसका इस्तेमाल, इसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च होगी तो फटाफट हमारे व्हीकल्स को हम रिचार्ज कर पाएंगे। फिर इटाल सीमेंटी नाम की एक कंपनी है जिन्होंने ग्राफीन इन्फ्यूज्ड कंक्रीट बनाया है कि आपके घर में वायर्स की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, राइट। आपकी बिल्डिंग जो है उसमें वायर्स के बिना आप इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ऑफकोर्स सेफ्टी भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन दिस आर इंटरेस्टिंग थिंग्स। और ग्राफीन के द्वारा बनाई गई जो एक दीवार है, तो ये हीट को भी रिजेक्ट कर देती है। तो बहुत सारे ऐसे हॉट कंट्रीज जैसे कि इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में आप अगर ऐसी दीवारों का इस्तेमाल करें तो फिर एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता नहीं रहेगी। और इससे पानी भी फ़िल्टर किया जा रहा है, इसके ऊपर भी काम चल रहा है, इसमें भी हमें कुछ ब्रेक थ्रू देखने को मिला है। स्वीडन में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी स्वीडन जो हैं, तो वहाँ पर
स्वीडन में जो यूनिवर्सिटी है, तो उन्होंने ये पाया है कि अगर ग्राफीन मटेरियल का इस्तेमाल जो है वो मेडिकल इम्प्लांट्स में किया जाए, जो सर्जरी होती है और इम्प्लांट्स जो किए जाते हैं, तो इसमें जब किया जाए तो ये बैक्टीरिया को होने नहीं देता है। फिर अगर आपको टारगेटेड ड्रग डिलीवरी करनी है तो बायोसेंसर्स जो हैं वो हमारे बॉडी में इसके बनाए जा सकते हैं। बायोसेंसर्स के माध्यम से हम डिटेक्ट कर सकते हैं अगर आपके शरीर में कैंसर के सेल्स हैं या फिर कोई दूसरे डिजीज़ के सेल्स हैं, तो इनको बायोसेंसर्स के माध्यम से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इनको भी ग्राफीन का बनाया जा सकता है और इसका इस्तेमाल हम टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए भी कर सकते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मटेरियल है। इसके ऊपर से आपको मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, मेंस और प्रीलिम्स दोनों में प्रश्न पूछा जा सकता है। और ग्राफीन जो है ये, इसकी लिमिटेशन यही है कि हमारी इमेजिनेशन, जितना हम इसके बारे में सोचें अलग अलग एंगल से, उतना इसका इस्तेमाल जो है वो हम अलग अलग प्रोडक्ट्स में, अलग अलग क्षेत्रों में कर सकते हैं। ये इतना एक आउटस्टैंडिंग मटेरियल है फॉर श्योर। और आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसके ग्राफीन का इस्तेमाल करके बनाई गई चीज़ें जो हैं उसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही कॉमन भी हो जाएगा, आई एम श्योर। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। ये रही कुछ न्यूज़ आइटम्स आपकी स्क्रीन के लिए। एक अच्छी खबर आ रही है आर्मेनिया और अज़रबैजान से, एंड ये है बिहार का इलेक्शन रिजल्ट। देन यू हैव सीवियर पोल्यूशन इन दिल्ली। और SCO समिट को एड्रेस करते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात बताई है। डियर फ्रेंड्स, मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस बिग दिवाली सेल। सारी इन्फॉर्मेशन हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज का वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन। मैंने आपको एक प्रश्न पूछा है, उसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। एंड आई विल सी यू सून विथ इंग्लिश वर्जन ऑफ हिंदू, उसके बाद डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।